और आप लोगों से बीएससी स्टैंडर्ड में भी बेटा ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप लोगों से, तो इसे ध्यान से देखेंगे। और बेटा ये 100% पेपर एग्जाम्स के अंदर आता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। बेटा जो पॉली एक्सक्लूजन है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे, जो हम पीछे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर्स। तो मैं एक बार क्वांटम नंबर्स को भी इसी में रिवाइज करा दूंगा, और पॉली का अपवर्जन नियम ये मैं आपको इसी में सिखा दूंगा बेटा, ठीक है। तो जैसे कि जो यानी कि किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, यानी किसी परमाणु किसी भी एटम्स के जो ऑर्बिट थी, सेल थी, है ना, में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसके वितरण को हम 4 क्वांटम संख्याओं से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी कि 4 क्वांटम संख्या कौन सी थी, N, L, M, S थी, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया था वो किस किस में, N, S, L, M और S में। तो बेटा इसमें जो N थी यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो थी, उसने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है किस कोष में उपस्थित है। किस कोष का मतलब किस सेल में उपस्थित है, किस ऑर्बिट में उपस्थित है, ठीक है। और जो हमारी सेकंड नंबर की जो L यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या थी, जिसे हम डेनोट कर रहे थे L से, तो उसने हमें बताया उसने हमें बेटा ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो SPDF में किस उपकोष में उपस्थित है। यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या ने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किस उपकोष में उपस्थित है, यानी कि SPDF किस में उपस्थित है, किस में प्रेजेंट है, ठीक है। और वहीं बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या तथा चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि M और S, ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है क्रम से किस कक्षक में उपस्थित है, किस ऑर्बिटल में उपस्थित है। यानी कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या थी वो बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल में उपस्थित है, ठीक है, तथा वह किस दिशा में चक्रण कर रहा है, यानी किस दिशा में वो चक्रण कर रहा है। इन तथ्यों के आधार पर पॉली ने एक नियम प्रतिपादित किया बेटा, जिसे पॉली के अपवर्जन नियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉली का अपवर्जन नियम दिया गया था ये 1925 में दिया गया था, ठीक है। यानी कि 1925 ईस्वी में पॉली का अपवर्जन नियम दिया गया। तो बेटा मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर भी एक बार पीछे से रिवाइज करा दिए, तो अब हम इसे पढ़ेंगे। तो देखो उसकी लैंग्वेज लिखोगे बेटा आप लोग, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकते हैं। किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखो देखो बेटा, उसने ये बताया कि यदि किसी भी सिचुएशंस में बेटा N, L, M, S किसी भी सिचुएशन में बेटा ये तीनों के मान तो समान हो सकते हैं, ठीक है, बट S के मान समान नहीं होंगे। S के लिए बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स एक बार ऐसे फिल किया होगा तो एक बार ऐसे, और मैंने बताया ये वाला +1/2 वैल्यू देता है और ये वाला क्या देता है -1/2। तो किसी भी सिचुएशंस में बेटा इन तीनों के N, L, M, S मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो सकते हैं, पर बेटा स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है। एक बार वो +1/2 देगा और एक बार क्या देगा -1/2 देगा। क्लियर है। तो उन्होंने यही बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लूँ N = क्या ले लूँ बेटा 1 ले लूँ, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1/2, ठीक है। तो इसमें एक बार प्लस का 1/2 होगा, एक बार -1/2 होगा।
तो देखो इनमें इन दो की सेम आ गई। कभी कभी केस ये फंस जाता है कि इन तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है, समान आ जाती है, बट जो चौथा वाला होगा यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर्स हो गए वो बेटा इक्वल नहीं आ सकते। क्लियर है बेटा? तो इससे हम ध्यान से देखेंगे बेटा, इसे हैंड टू हैंड नोट करते चलेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो बेटा, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इन इलेक्ट्रॉनों में बेटा, जो इन इलेक्ट्रॉनों में क्या हो सकता है, स्थान समान हो सकता है, आकार समान हो सकता है, तथा इलेक्ट्रॉन कक्षा की दिशा भी समान हो सकती है, परंतु उनके चक्रण विपरीत दिशा में होंगे हमेशा। तो यही बात तो बताई थी मैंने आपको कि NLMS मान समान हो सकते हैं, बट S के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, उसका आकार भी सेम हो सकता है, उसका स्थान भी सेम हो सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की दिशा भी समान होगी, परंतु उनके जो चक्रण होंगे बेटा वो विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग पॉली अपवर्जन नियम के परिणाम, यानी कि इस नियम के क्या क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकल के आया, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो लिख देंगे कि किसी कोश में उपकोश की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे n से डेनोट करते हैं हम लोग, n के समान होती है। बात आई समझ? किसी कोश में यानी कि किसी भी ऑर्बिट में ना, किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स की संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के समान होती है। ठीक है, यानी कि n इजिकल टू एल के इनके मान क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। मैंने लिखवाया भी है जहाँ कुल संख्या आप लोगों को निकालने के लिए बताई गई होगी। ठीक है, तो सेकंड केस है बेटा हमारा किसी मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य ऊर्जा स्तर क्या कहते हैं बताया था मैंने, कोश यानी कि ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में यानी कोश में यानी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी किसके अनुसार होती है बेटा, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तीसरा केस S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोमा P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, बता चुका हूँ फिर भी एक बार लिखवा रहा हूँ। D उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन तथा F उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, बताया था ना वो है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और P में 6 हो सकते हैं, D में 10, F में 14। फोर्थ केस है बेटा किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में
एन स्क्वायर कक्षक होते हैं। आया क्वेश्चन में? नहीं आया होगा आई थिंक। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में एन स्क्वायर कक्षक होते हैं, यानी कि सपोज दैट जैसे हमारी सेल क्या है, एन इजकल टू सपोज दैट 2 है, तो इसमें बेटा ऑर्बिटल्स कितने होंगे, कक्षक कितने होंगे, यानी कि एन स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में एन स्क्वायर कक्षक होते हैं, तो बेटा 4 होंगे। अब वो 4 कैसे होंगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि एन की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सी सेल है हमारी, के सेल है। क्लियर थे बात, यानी के कोस है, के ऑर्बिट है। तो इसमें क्या होगा, एन बराबर 1 है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, यानी कि फर्स्ट सेल है तो 1s आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1s। तो इसका स्क्वायर यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर का में एन स्क्वायर कक्षा होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो इसमें 1 ऑर्बिटल है, क्या है, यानी कुल कक्षक कितने हैं बेटा, इसमें 1 है, 1s, तो यानी कि ये वाला 1 काउंट कर लेंगे। यदि मैं n बराबर 2 रखूँ तो k के बाद क्या था l। अब l के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0,1। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपका 1s 3p, क्या आ जाएगा, इसमें जो कुल कक्षक आएंगे 1s 3p, यानी कि अब 3p कैसे लिखा जा सकता है, एक लिखा था px, py, pz। तो 3 और 1 कितना होगा, तो इसमें टोटल कक्षक कितना आएंगे बेटा 4। ठीक है, यदि मैं n की वैल्यू क्या रख लूँ, 3 रख लूँ तो 9 होना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, यानी कि एल एम आ जाएगा, यानी कि 0 1,2। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा आपका 1s 3s, यानी कि 1s 3p 5d। तो कितना होगा 5 3 8 और 1, यानी कि तो इसमें कितना आ जाएगा बेटा 9 कक्षक, यानी कि 9 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में एन स्क्वायर कक्षक होते हैं। एक लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे और ध्यान रखेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसे इरेज कर दिया मैंने। तो तुम्हारा ये आएगा 5th पॉइंट, क्या आएगा, देखिए एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे 1 ऑर्बिटल ये दिखाते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, एक कक्षक में ये एक कक्षक है 1 ऑर्बिटल है, इसमें विपरीत चक्रण के 2, यानी कि एक ये और ये क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो 5th पॉइंट बेटा ये है। तो ये हमारा फॉली एक्सक्लूजन बेटा कंप्लीट होता है। तो बेटा ये पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पेपर में बेटा 100% पूछा जाता है। तो इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ओके बेटा, थैंक यू।